नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपीटी बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इस बुलेटिन के दौरान हम आपको उन खबरों से रूबरू करवाएंगे जो आज की प्रमुख बड़ी खबरें हैं। राष्ट्रीय खबर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर या फिर आपकी गांव की खबरें, वो खबरें जो प्रमुख तौर पर सुर्खियां बटोर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन, टीएनपीटी बुलेटिन। और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। केंद्र ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन, सहयोगी दलों के नेताओं को भी मिली जगह। पीएम नरेंद्र मोदी होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। सुमन केबेरी नीति आयोग के होंगे उपाध्यक्ष। तो पीएम नरेंद्र मोदी होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, सुमन केबेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्र ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। सहयोगी दलों के नेताओं को भी इसमें जगह दी गई है। तो नीति आयोग से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। केंद्र ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और इसमें सहयोगी दलों के नेताओं को भी जगह दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी अब नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे और सुमन केबेरी उपाध्यक्ष। और अगली खबर सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की जमानत अर्जी के मामले पर आज अहम सुनवाई हो सकती है। सीबीआई आज अदालत में कर सकती है जवाब दाखिल। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में होनी है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर निर्णय आ सकता है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही राहत मिल चुकी है। खास बात यह है कि इस मामले ने सीएम केजरीवाल की जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं की, बल्कि सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया था, जिसकी सुनवाई आज होनी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आज मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। सीएम आवास में सुबह 11 बजे होगी बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो उपचुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में आ गए हैं और इसे लेकर अहम बैठक होगी। इसके अलावा कई अन्य अहम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। सीएम योगी आज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर ही इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। वहीं बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। नौकरियों के आरक्षण पर हिंसा हो रही है। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। स्कूल और कॉलेज को बंद करने की घोषणा की गई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। हिंसा की वजह से बांग्लादेश के 4 प्रमुख शहरों में अर्धसैनिक बलों और सेना के जवानों की तैनाती भी की गई है। तो बांग्लादेश में हिंसा का दौर चल रहा है। स्कूल और कॉलेज इसकी वजह से बंद किए गए हैं। आपको बता दें कि नौकरियों के आरक्षण को लेकर बांग्लादेश हिंसा की आग में चल रहा है। इस हिंसा में अब तक 6 लोग जान गंवा चुके हैं। स्कूल और कॉलेज को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। विषम परिस्थितियों को
मोड़ देने वाला। ये देश हमारा दबने वाला नहीं। जय हिंद। समय की धारा को बदल देने वाला। मुश्किल और मजबूरियों को झुका देने वाला। European Union, let your mission spread everywhere like the air it breathes. That's the point. बदनसीबी को मुकद्दर बना देने वाला। मरकर भी अमर हो जाने वाला। माटी में पले बड़े असंभव को संभव। आसमां में सुराख कर देने वाले जज्बे को सलाम। इस माटी के लाल को सलाम। देखिए माटी के लाल सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। नमस्कार। चुनावी शोर के बीच में तमाम एग्जिट पोल्स ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, लेकिन इन सब में पूरे देश में केवल एक ही मीडिया समूह ऐसा था जिसने पूरी तरह से सटीक एग्जिट पोल आपके सामने पेश किया। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। टीएनपी न्यूज ही एग्जिट पोल का असली बादशाह बनकर सामने आया है। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की दरभंगा में देर रात हत्या कर दी गई। हत्या उनके बिरौल स्थित निजी आवास पर की गई। हमलावरों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। हत्या किसने और क्यों जैसे कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई कामयाब मिश्रा कर रही है। एसआईटी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना की खबर मिलते ही आला अफसरों ने मौके का जायजा भी लिया, जिसमें डीआईजी दरभंगा बाबूलाल भी शामिल रहे। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश साहनी से फोन पर बातचीत की और इस मामले में उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। बताया गया है कि जीतन साहनी घटना के वक्त घर में अकेले थे। गांव के घर में उनके साथ कुछ नौकर भी थे, लेकिन उनका भी समय समय पर आना जाना रहता था। हत्या की खबर मंगलवार को सुबह तब हुई जब पूजा के लिए फूल देने वाला पहुंचा। इस हत्या को लेकर प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, जहां एक तरफ आरजेडी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और प्रदेश में जंगल राज का हवाला दिया जा रहा है, तो वहीं इस मामले में जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने हत्या की तह तक जाने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है।
तो वहीं शक्ति यादव ने भी सरकार पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पंगु हो गई है और बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों की ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को, जब तो सुरक्षित नहीं लौटता है, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है। वहीं यूपी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए गए थे। शिक्षक संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था, तो वहीं सरकार की ओर से डिजिटल हाजिरी को शैक्षिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध चल रहा था और इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक का निर्णय लिया गया। विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में ये कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी और इसमें विवाद का हल निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर 17 जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। यूपी में गंगा, सरयू, शारदा, देवा नदियां उफान पर चल रही हैं। सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। आपात प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में भीषण बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ के जद में आ चुके हैं और ऐसे में यूपी की सीएम योगी सरकार ने यहां पर अलर्ट मोड पर रहने के लिए तमाम अधिकारियों को कहा है। तो गंगा, सरयू, शारदा नदी खतरे के निशान को पार करने पर आमादा है और ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। नदी के किनारे के कई क्षेत्र डूब में आ चुके हैं और ऐसे में तमाम लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं राहत कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों से पानी आ रहा है, उसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या दुख का विषय और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी इस हत्या के दोषी हैं उन्हें जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से जल्द कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार मुकेश सहनी जी के साथ खड़ी है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए।
मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा के पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव के गंगापुर स्थित पैतृक निवास स्थान पर ईडी ने छापेमारी की है। पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव स्थानीय निकाय क्षेत्र से एमएलसी हैं। पुत्र और उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने बिहार में ही ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर भी छापा मारा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के अधिकारी ने आईएएस संजीव हंस के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। संजीव का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनके ऊपर रेप का भी आरोप लग चुका है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कि कुल मिलाकर 5 लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। घने जंगल होने की वजह से वो वहां से बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर से गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही ब्रिजेंद्र सिपाही अजय राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से मुठभेड़ की जानकारी ली है। जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। आप देखिए, जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब दूंगा। वहीं दिल्ली की बुराड़ी में 3 एकड़ में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। 3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका भूमि पूजन किया था। पूजन के बाद से ही मंदिर बनाने का विरोध हो रहा है। केदारनाथ धाम से लेकर पुरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी है। केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित पुरोहितों में गुस्सा है। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और ऐसे में बाबा केदारनाथ का मंदिर कहीं और बनाना ये तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही धामों के प्रति लोगों की आस्था पर प्रहार भी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी दिल्ली में बन रहे इस मंदिर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केदार हिमालय में है और आप दिल्ली में इसे कैसे बना सकते हैं। जब पता सबको मालूम है तो उसे क्यों बदलना चाहते हैं? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।